अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में हम बड़े बड़े मामला पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली के पार्लियामेंट के इजलास के दौरान क्या कुछ बताया राहुल ने, वज़ीर आज़म ने क्या बताया और क्या कुछ बताया जम्मू कश्मीर से गए हुए मेंबरान पार्लियामेंट ने, ये ग्राउंड रिपोर्ट में खास तौर पे आज हमारा ज़ेर बहस मुद्दा भी रहेगा। कांग्रेस की दिल्ली में मीटिंग भी हुई और राहुल गांधी को अपोजिशन का लीडर भी बनाया गया। मुद्दतों बाद ये कांग्रेस का ख्वाब भी पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा के इलाके में इनकाउंटर की खबरें ही आखिरी खबरें मिलने तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि परसों जो इनकाउंटर हुआ था, जो गोलीबारी हुई थी, ये उसमें मुलव्विस थे। और इसके साथ साथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से, कहीं मॉक ड्रिल तो कहीं सरकार के तजिए और तजुर्बे। और इस सारे के बीच में आज का दिन नौजवान के लिए काफ़ी अहमियत का दिन रहा। आज दुनिया भर में इंटरनेशनली तौर पे हम कह सकते हैं कि ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ का दिन रहा। और आज दिन के हवाले से जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात हुई। कुछ मौका मिला तो शहर में एक सरकारी इदारे का हाल अहवाल भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत दिल्ली, कैपिटल ऑफ द हार्ट, जहाँ दिल्ली में दिल वालों की धड़कनें तो तेज़ थी, लेकिन कांग्रेस से लेकर बीजेपी की धड़कनें भी सुबह सुबह तेज़ थी। और मामला था ओम बिरला का। ओम बिरला पार्लियामेंट के आज स्पीकर मुंतखब हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि इंतखाबात में मामला सामना हुआ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मामले को लेके कहीं न कहीं मामला ऐसे भी थे जिसको देख के लग रहा था कि सियासत का ये पारा सरकार के हथे या गले ना पड़ जाए। लेकिन बिल आखिर ओम बिरला आज बाज़ाब्ता तौर पे स्पीकर कामयाब हुए। और स्पीकर की कामयाबी पर वज़ीर आज़म से लेकर राहुल गांधी ने उनका शुक्रिया भी किया, उनसे हाथ भी मिलाया और मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म ने पूरे ऐवान की तरफ से उन्हें मुबारकबाद दी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को मुबारकबाद देते हुए बताया कि अमृतकाल के इस अहम मौके पर दूसरी बार स्पीकर के मुनक्कद होना एक बड़ी बात है। और उम्मीद है कि आप यानी ओम बिरला हर कदम पर कानून और उसके तहत इस ऐवान को चलाएंगे। वज़ीर आज़म की तकरीर यानी नरेंद्र मोदी की तकरीर का कुछ खुलासा और उसके बाद राहुल गांधी ने कुछ बता डाला, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे सदन की तरफ भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है। और आपको तो उसके साथ साथ ये वज़ीर आज़म की तकरीर का खुलासा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर का खुलासा। लेकिन राहुल गांधी भी यहाँ पे थे। कांग्रेस के अपोजिशन के आज वो लीडर भी नामजद हुए और राहुल गांधी ने भी स्पीकर को मुबारकबाद दी और बताया कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया अलायंस की तरफ से भी ये मुबारकबाद है। और राहुल गांधी ने बताया कि ये हिंदुस्तान के ऐवान की आवाज़ है पार्लियामेंट के हवाले से। और बताया कि उम्मीद है कि स्पीकर अपोजिशन की सूरत में अवाम की आवाज़ को सुनेंगे और अवाम की तर्जमानी करने की अपोजिशन को इजाज़त भी देंगे। सवाल ये नहीं कि ऐवान की कार्रवाई कैसे चलेगी, सवाल ये है कि अवाम को कितना सुना जाएगा। ये राहुल गांधी ने बताया स्पीकर ओम बिरला के मुंतखब होने के बाद उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए। ज़रा राहुल गांधी को भी सुन लेते हैं। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir,
This House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. गवर्नमेंट हैज पॉलिटिकल पावर, अपोजिशन आल्सो रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। ये राहुल गांधी की तकरीर का। लेकिन इस सब के बीच में आपकी मेरी सबकी नज़र थी जम्मू कश्मीर से गए हुए मेंबरान पार्लियामेंट की। और आज मेंबरान पार्लियामेंट में जब आगा रूहुल्लाह ने कुछ तकरीर शुरू की तो कुछ महसूस होने लगा कि बड़े दिनों बाद कोई तो पहुंचा है पार्लियामेंट में जो कश्मीरियों की नुमाइंदगी कर सकता है। आगा रूहुल्लाह ने जब आज अपनी तकरीर शुरू की, मुबारकबाद सबसे पहले स्पीकर को दी, तो फिर उसके बाद स्पीकर से पिछले गिले किए और पिछले गिले करते हुए बताया कि स्पीकर साहब, जब आप पिछली बार ऐवान के स्पीकर थे तो पार्लियामेंट के एक मेंबर, मुस्लिम मेंबर को यहाँ पार्लियामेंट के इस हाउस से दहशतगर्द बताया गया। अगर पार्लियामेंट हाउस में किसी मुसलमान को दहशतगर्द बताया जाता है तो सड़कों पे मुसलमानों के साथ क्या सलूक होता होगा, यह आगा रूहुल्लाह ने बताया। इस पर कुछ तीखे मिजाज भी देखने को मिले। स्पीकर साहब भी उस पर खामोश न रह सके और जमहूरियत की बात आई तो साथ ही आगा रूहुल्लाह ने कश्मीर की बात करते हुए बताया कि 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त की 2019 में आपने 2 घंटे में ही जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल डाली। क्या जम्मू कश्मीर पे ऐसा बवाल खड़ा किया कि कुछ पता ही नहीं चला, हमें भी मालूम नहीं, किसी से पूछा नहीं और ख़ुद कर डाला। लेकिन स्पीकर ने फिर आवाज़ रोकी और आगा रूहुल्लाह को बताया कि शायद आपके पास पूरी जानकारी नहीं है। 8 घंटे के लिए बहस की है और 8 घंटे की बहस के बाद ही 370 को ख़त्म किया है। 9.5 घंटे का बताया। आगा रूहुल्लाह की आज की तकरीर भी सुन लीजिएगा। उम्मीद है कि आने वाले दिन भी अच्छे ही साबित होंगे। कुछ नुमाइंदगी पहली बार मिलेगी। पिछली बार तो 3 थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे और उसके साथ साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब थे और फिर मोहम्मद अकबर लोन साहब थे। लेकिन अफसोस तीनों ने कुछ ऐसा 3-5 सालों में किया कि याद ही रखा जाएगा। अब आगे क्या याद रखा जाएगा वो तारीख बताएगी, लेकिन आगा रूहुल्लाह की तारीख ऐसे शुरू हुई आज। और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप ना बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में, जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं मैं, ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए, आप रहिए। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। ओके। फ्रांसिस जॉर्ज, बात पेश कर।
अगारुल्लाह आधे घंटे में बहस हुई और जवाब स्पीकर का कि 9.5 घंटे बहस हुई। आपको ज्ञान नहीं है, जम्मू कश्मीर में उस दिन सब कुछ बंद था, पता नहीं है क्या हुआ था। शायद अगारुल्लाह को भी मालूम नहीं, ये स्पीकर ने बताया। लेकिन आपको नाज़रीन, अब सियासत के दूसरे हलकों पे भी चल देंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को आज बाज़ाब्ता तौर पे अपोजिशन का लीडर भी बनाया गया और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बाज़ाब्ता तौर पे असेंबली के स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी। इससे पहले कांग्रेस की आज वो कमेटी का इजलास भी हुआ और कांग्रेस के इजलास में राहुल गांधी को हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर भी नामजद किया गया और इस हवाले से कांग्रेस ने चिट्ठी भी राहुल गांधी के हवाले से लिखी और फिर केसी वेणुगोपाल ने इस हवाले से अपने खिताब में बताया, अपनी तकरीर मीडिया इंटरेक्शन में बताया कि राहुल गांधी नुमाइंदगी करेंगे मुल्क की अपोजिशन की। Honorable CPP chairperson wrote a letter to the pro-time speaker Bartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. अपोजिशन के लीडर होने के लिए कम से कम 10% की सीटें जो हैं वो होनी चाहिए, लेकिन 2014 में बीजेपी एक ऐसा तूफान लाई थी कि अपोजिशन के खाते में कुछ जमा नहीं हुआ था और यूं 2014 से 2024 ये हाल 2019 के इंतखाबात में भी रहा था। 2014 से 2024 तक अपोजिशन का लीडर ही हाउस में नहीं था। साल 1970 में कांग्रेस का ने यही हाल किया था। 1970 से 77 तक 1977 तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अपोजिशन का कोई लीडर नहीं था और फिर साल 1999-90 में भी जब राजीव गांधी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी ऐसा ही कुछ हाल था। लेकिन अब की बार 10 साल के बाद कांग्रेस को अपोजिशन की कुर्सी मिली है। कांग्रेस से पहले सरकार बनाया करती थी, 10 साल बाद अब वो अपोजिशन की कुर्सी पे बैठी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अपोजिशन के हवाले से क्या है? जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तैयारियों से हवाले से सभी पर तोल रहे हैं और सभी लोग ये समझते हुए, सभी सियासी जमातें ये समझते हुए कि इंतखाबात का बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है, तैयारियां कर रही हैं। और इस सब के बीच में सियासी जमातें भी सर जोड़ के बैठी हुई हैं और अपनी पार्टी भी लगातार सर जोड़े हुए बैठी है। अपनी पार्टी की कल भी एक मीटिंग हुई थी और कल भी होने जा रही है। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी की सरबराही में कल 3 बजे होने वाली मीटिंग में फैसला ये लिया जाएगा कि हम हारे क्यों, हार की वजह पार्लियामेंट में क्या हुई। और आपको इससे पहले बताते चले कि बाज़ाब्ता तौर पे अपनी पार्टी ने एक सब कमेटी भी बनाई थी और इस सब कमेटी ने जायज़ा लिया कि इसमें क्या कुछ हुआ हार की वजह। इस सब कमेटी में गुलाम हसन मीर, मोहम्मद दिलावर मीर, मोहम्मद अशरफ मीर, ज़फ़र अहमद मीर, ज़फ़र मनहास माफ़ कीजिएगा, और रफ़ी मीर, उस्मान मजीद, मुंतज़िर महीदीन और अब्दुल मजीद पडरे। और इन लोगों ने जो अपनी कमेटी ने जो अपने अभी तक के ख़त खाल तय किए हैं उसको कल 3 बजे वर्किंग कमेटी में मीटिंग में रखा जाएगा, सब कमेटी के मामलात को, और उसके बाद आगे का लाहेमल तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यही अखज़ किया है कि बीजेपी के साथ टैग लगना अपनी पार्टी को बहुत महंगा पड़ा है और आगे का लाहेमल यही होना चाहिए कि बीजेपी से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। माना यही जा रहा है कि शायद कल की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि बीजेपी को टाटा बाय बाय कहा जा सके ताकि जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पे कश्मीर में अपनी पार्टी कोई अपनी सूरत-ए-हाल बना सके। ये अपनी पार्टी की बात श्रीनगर में। लेकिन नीट से आप बाखबर होंगे, नीट का मामला ऐसा मामला है जो इस सरकार के पिछली सरकार, माफ़ कीजिएगा पिछली सरकार जो बीजेपी की सरकार थी उस दौरान सबसे बड़ा सवाल लेकर उठी है और नीट के मामले में अब की बार बड़े बड़े मामला सामने आ रहे हैं। और इसी नीट के मामले को लेकर श्रीनगर में भी आज कांग्रेस ने मुजाहरा किया। कांग्रेस ने श्रीनगर में मुजाहरा करते हुए बताया कि इस नीट की वजह से सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है। किस तरह से सरकार ने ये दिन जो है 4 जून का दिन जो था वो किस तरह से था और उस दिन को कांग्रेस के लोगों ने बताया कि इसको एज ए ब्लैक डे मनाना चाहिए क्योंकि नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ है, नौजवानों के फ्यूचर के साथ
इल्ज़ाम इनका वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पे था और बता रहे थे कि मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है। अलाउ नहीं किया। हम जो रिसेंटली नीट स्कैम सामने आया है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। पिछले 5 साल में आप देख लीजिए 70 से ज्यादा मामले सामने आए हैं पेपर लीक्स के। ये कंप्लीट फेलियर गवर्नमेंट का है। हम चाहते हैं मोदी जी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपना इस्तीफा पेश करे। इनको बस अपनी सरकार की पड़ी है, जो सरकार ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, कभी भी गिर सकती है। डिमांड यही थी जो मोदी जी इन पेपर लीक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपना इस्तीफा पेश करे। ये क्लियर कट डिमांड है हमारी। हम कोशिश कर रहे थे प्रेस कॉल के लिए, लेकिन पुलिस ने हमको अलाउ नहीं किया। देख रहे पे आप ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ 6:15 बज चुके हैं। शाम के 6:15 बजे हम देश दुनिया की खबरों के 6 बजे से हम देश दुनिया की खबरों के साथ आपके लिए लाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, यानी ग्राउंड पे क्या हकीकत है, क्या हालात है। और ग्राउंड पे अभी की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अगर श्रीनगर में मुजाहरा किया, लेकिन डोडा के इलाके में, गंदो डोडा के इलाके में इनकाउंटर जारी है। और अभी कुछ देर पहले जम्मू में एक पुलिस के आला ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की है कि गंदो में हुए इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों 3-4 दिन पहले इस इलाके में फौज पुलिस की एक टुकड़ी पर हमला हुआ था और तब बताया जाता था कि इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई है और ये जम्मू से होते हुए फिर यहाँ कश्तवाड़ वगैरह से होते हुए गंदो के इलाके में पहुँची है। और फिर उन्हीं की लीड्स पे पुलिस ने काम किया और पुलिस ने काम करते हुए कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट जो हैं वो मारे जा चुके हैं। बाकी फ़िलहाल तफसीलात का इंतज़ार है। जो कुछ भी अपडेट शाम तक आपके पास आएगा। सुबह सुबह ही ज़राए से मालूम हुआ था कि एनकाउंटर हुआ है इलाके में, मिलिटेंट्स के इलाके में जंगलात में मौजूदगी के बाद पूरे इलाकों को घेरे में लिया गया है और 3 से 4 मिलिटेंट बताया गया था। लेकिन अभी जम्मू के अहदेदार जो हैं उन्होंने बताया कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। इससे पहले जम्मू में पुलिस के अफसरान ने ट्वीट करते भी हुए बताया कि 1 मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन कुछ देर पहले 2 मिलिटेंट्स की बात आ चुकी है। लेकिन इसके साथ हम दूसरे पड़ाव पे चलेंगे और ये है इस हफ्ते शुरू होने वाली या 2 दिन बाद शुरू होने वाली अमरनाथ की यात्रा। और इस हवाले से सरकारी सतह पे पूरी तैयारियां जोर शोर से हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अमरनाथ यात्रा के हवाले से पूरी तैयारियां की जा रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पे ये है मॉक ड्रिल। आज मॉक ड्रिल का था, यानी यात्रा जब चलेगी तो फोर्सेस, पुलिस या दूसरे लोग किस तरह के अरेंजमेंट्स करेंगे, किस तरह के इंतजामात करेंगे। तो ये मॉक ड्रिल थी जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ये तस्वीर पहलगाम की, पहलगाम में ये अमरनाथ यात्रा के वाले से मॉक ड्रिल चल रही थी। और पहलगाम के बाहर ये सारा कुछ है। मॉक ड्रिल मतलब एक मश्क होती है, फर्जी मश्क होती है। और ये वो तस्वीरें कि अगर मिलिटेंट आ गए, अगर अटैक हो गया तो किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से पोजीशन लेनी है, एक तरह से तजुर्बा कराया जाता है और समझा जाता है। हर चीज़ पे नज़र रखी जाती है। तो ये मॉक ड्रिल पहलगाम के बस स्टैंड के नज़दीक, पहलगाम के मेन अड्डे के नज़दीक उस मॉक ड्रिल में फोर्सेस के लोग डिप्लॉय थे, देख रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है, कोई आ जाता है, कोई हमलावर आ जाता है तो क्या करना है। ये एक वो तस्वीर थी। इस तस्वीर के साथ साथ आपको बताते चले, ज़रा देखिएगा ओहदेदार क्या बता रही थी यहाँ पे। We conducted several mock drills of SOPs focusing on the key anti-ID operations, law and order, etc. at various places in Andhra district like camps, National Highway and built-up area of town. Through this we want to send a message that Yatra is very safe, secure, and these sort of drills are necessary to show the coordination between police, CAPF, intelligence and civil administration. And we assure the Yatris that we are well prepared and we are dedicated to serve you. वी आर वेल प्रिपेयर्ड, एसएसपी अनंतनाग बता रहे थे अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन कश्मीरीज टू आर वेल प्रिपेयर्ड और अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए कश्मीरी कौम पूरी तरह से तैयार है। और इसी तैयारी के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी सबकी नज़र रहती है। और जम्मू श्रीनगर हाईवे की तस्वीर दिखा दीजिए, इंतज़ामिया क्या कर रही थी। और जम्मू के पुलिस अहदेदार जम्मू के भगवती नगर से लेके या जम्मू के इलाकों से नज़र रखते हुए बानिहाल तक नज़र रखेंगे तो कश्मीर में भी सब पे नज़र रखेंगे। ये मॉक ड्रिल भी वहाँ पे भी हो रही थी और जम्मू की तस्वीर के साथ साथ सब तस्वीर जो हैं वो दिख रहे हैं। ये दोबारा दिखाई दे, रामबन की तस्वीर दिखा देते हैं हम। रामबन में भी आज मॉक ड्रिल हो रही थी। रामबन की ये तस्वीर है
और तस्वीर जम्मू श्रीनगर हाईवे के मुख्तलिफ पड़ाव की हैं। हमारे सारे नुमाइंदे जो हैं हर जगह पे थे और जो सरकार ने आज प्रिपरेशंस की थी उस हवाले से इंतज़ामात जो हैं, ये पुलिस के आईजी जम्मू हैं और ये आज जम्मू के रामबन के इलाके से लेकर जितने भी रास्ते में जो पड़ाव हैं उन पर नज़र रखे हुए थे और यहाँ पे यात्रा के हवाले से ब्रीफ भी किया जाता था। डीसी रामबन उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं यात्रा की सिक्योरिटी, उनके रहने और उनके कैंप्स वगैरह के हवाले से। चलिए, यात्रा की तैयारी में सब लगे हुए हैं, हम भी तैयार हैं और यात्री भी तैयार हैं। आ रहे होंगे यात्री तो अगले 2 दिन और 2 दिन के बाद यात्रा चलेगी और पवित्र गुफा तक पहुंचेगी। लेकिन एक और काम भी यहाँ चल रहा है, वो मनशियात का काम है। तो आज बैनुल-अक़वामी सतह पे मनशियात मुखालिफ दिन मनाया जा रहा था और आज दुनिया भर में मनशियात के हवाले से बताया जा रहा था। हम इसे किस्से कहानी नहीं बल्कि कहेंगे बताया जा रहा था और यहाँ ज़िंदगी का हर पुर्जा आज ग्राउंड पे था। ये तस्वीर है वादी कश्मीर से लेके जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों की, कश्मीर के दूर दूर के इलाकों की, और आज अहद किया जा रहा था, कसम की जा रही थी कि हम मनशियात के ख़िलाफ़ महाज खोलेंगे। चाहे वो श्रीनगर का लाल चौक हो, वो बडगाम का इलाका हो, वो पुलवामा का देहात हो, वो कुपवारा की बस्ती हो, वो टंगडार के ऊपरी इलाके हों, आज नशे के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ी हुई थी और हर जगह पे बच्चा हो या बड़ा ये अहद किए हुए था कि हम मनशियात के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और लड़ के जहाँ कहीं भी मनशियात फरोश मिलेगा, क्योंकि जो मनशियात का आदी है वो दीवाना होता है, वो पागल होता है, उसको कुछ कहा किया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कुछ किया जा सकता है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन जो मनशियात फरोश है ये सबसे बड़ा जालिम है, ये कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर लफ्ज़ दहशतगर्द किसी के लिए इस्तेमाल मुझे कहा जाए करना है तो मैं मनशियात फरोश के लिए करूँगा, इससे बड़ा दहशतगर्द और कोई नहीं होगा। ये दहशत नहीं डालता है, ये सिर्फ अमवात करता है। और मनशियात फरोश के ख़िलाफ़ जितने भी कानून हैं, सख्त कानून हैं, वो होने चाहिए, क्योंकि मनशियात फरोशी हमारे मासूमों को उनकी ज़िंदगी से तबाह करता है। थोड़ा सा एक्सपर्ट्स की राय आपको बताता चलूँ। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर कोई आदमी 1 साल से ज़्यादा नशा करता है तो उसको 99% अचानक हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, 99%। तो बहुत बार हम अक्सर देखते हैं कि नौजवान आदमी की मौत होगी। ये पुलवामा की तस्वीर है और ज़िला तरक्की कमिश्नर पुलवामा आज इस नशा मुखालिफ मुहिम में बच्चों और बच्चों के साथ महाज पे निकले हुए हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है और हमें निकलना पड़ेगा। से नो टू ड्रग्स की बात नहीं, से नो टू ऑल दीज इविल्स। ये इविल्स हैं और इन सभी को सिर्फ मनशियाती बल्कि उनके ट्रैफिकिंग वाले जो है मनशियात के, उसके ख़िलाफ़ भी हमें सबसे ज़्यादा खड़ा होना है। और आपसे भी गुजारिश है कि अक्सर आप देखते हैं कि मुझे क्या, ये मुझे क्या वाली कहानी छोड़िएगा, क्योंकि आज आपका बच्चा इसे बचा हुआ है तो कल तक बचेगा या नहीं बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप नौजवान हैं, आपने अपने आप को बचा लिया है, लेकिन अपने छोटे भाई को कैसे बचाएंगे? हो सकता है कि वो इस लत में आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ हो जाए, इसलिए बेहतर है कि जो इसके असली मुजरिम हैं उनके ख़िलाफ़ महाज खड़ा कीजिएगा। तो महाज में आपको बाहर निकल के कोई हथियार नहीं उठाना है। सिंपल सी बात है, आपको अपने इलाके में कोई भी मनशियात फरोश माल लग रहा है, फ़ौरन पुलिस को इत्तला दीजिएगा। किसी की भी जो एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, आपको मशकूक लगती हैं तो बताइए पुलिस को, पुलिस तहकीकात करेगी और पुलिस उस आदमी को कैफे किरदार तक ज़रूर पहुंचाएगी। और नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आज सिक्किम्स के बतौर डायरेक्टर तैनात हुए हैं। डॉक्टर अशरफ के हवाले से कल ही हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने एक हुक्मनामा जारी किया और उन्हें डायरेक्टर सिक्किम्स यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा के डायरेक्टर के बतौर तैनात किया और आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ओहदा का संभाला और शानदार इस्तकबाल सोरा के मुलाजमीन ने उन्हें किया और उन्हें यहाँ पे वेलकम करते हुए उम्मीद का इज़हार किया कि डॉक्टर अशरफ जो ओंकोलॉजी के, माफ़ कीजिएगा, जाने माने मुअल्लिज हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनसे माशरे के साथ साथ इस बीमारी के साथ साथ सोरा का भी कुछ न कुछ इलाज हो ही जाएगा, क्योंकि सोरा के बारे में अभी तक की खबरें सब यही हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है। तो अच्छे की बात करेंगे डॉक्टर अशरफ गनाई साहब।
चलिए नाजरीन, चलते चलते हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट अगर आपको जाना है, आपको गाड़ी अगर अपनी साथ पे है तो आप कहाँ पार्क करेंगे? यूजुअली बताया जाता है कि वहाँ सामने जो कम्प्लेक्स है उसमें गाड़ी पार्क कर दीजिएगा। उस कम्प्लेक्स में क्राइम ब्रांच का भी दफ्तर है ऊपर, और साथ भी साइड से बिजली डिपार्टमेंट का भी बड़ा दफ्तर है। वहाँ पे कमिश्नर जो है पावर के वो बैठते हैं। लेकिन जो पार्किंग उसकी है, उस पार्किंग में सारी पुरानी जो गाड़ियां हैं जो एक्सपायर हुई हैं या जो जब्त की गई है आके रखी हुई हैं, पार्किंग वहाँ पे है नहीं। उन गाड़ियों को कहीं पे रखने के, कहीं पार्क सही तौर पे किसी कबाड़ खाने में डालने के बजाय यहाँ रखते हुए सारी पार्किंग पे कब्जा किया गया है। और जो भी आदमी सिविल सेक्रेटरीट किसी काम की वजह से जाता है, वो गाड़ी के लिए प्रॉपर पार्किंग न होने की वजह से कभी सड़क पे खड़ा कर देता है, कभी कहीं खड़ा कर देता है, कहीं गली में डाल देता है, और यूँ एक बड़ी मुसीबत खड़ा होती है। सरकार ने अगर ये बेसमेंट पार्किंग बनाई है तो सरकार के उन इदारों से पूछा जा सकता है जिनकी गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं कि वो जो एक्सपायर गाड़ियां हैं, डेड वुड है, जो ख़त्म हो चुकी हैं, उनको कहीं और पे जाके डेड में वुड में डालिएगा। इस पार्किंग लॉट में डालने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल है सरकार से, और सरकार तक ये बात पहुंचाते हुए हम उम्मीद करते हैं कि शायद बड़े अफसरान वहाँ, उनकी गाड़ियाँ वहाँ नहीं जाती होंगी, उनको पार्क, उनकी गाड़ियाँ कहीं बाहर ही होती हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि वहाँ अंदर क्या हाल है। तो अंदर का हाल उन तक पहुँचाते हुए इस उम्मीद के साथ कि कहीं न कहीं हालात को ठीक किया जाएगा। तो नाजरीन, ये था हमारा अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट। अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्जी। रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात दिन भर में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।